अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 जो थी वो 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाने पर अब अपराध नहीं है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर अपराध की कैटेगरी से इसे बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और हम आपके लिए खास वीडियो लाए हैं जिसमें आपको अपने देश में लागू हुए नए कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे। 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। कानूनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी हुए हैं, जैसे अब घर बैठे आप EFIR दर्ज करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ बदला है, कौन सी धारा बदली है और किस नियम के तहत अब यह समाज चलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल अहम बदलाव क्या है? सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में 531 धाराएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। वहीं नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। FIR होने के 15 दिन के भीतर उसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा। पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर नहीं मिली तो उसे सेक्शन मान लिया जाएगा। FIR के 90 दिन के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट, यह भी नया कानून है। FIR के 90 दिन के भीतर जो चार्जशीट दाखिल होगी, चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बयान देना होगा, बताना होगा उसे। ऑफलाइन या ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा। थाने में कोई महिला सिपाही भी है, उसे सामने पीड़िता का जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। अब आइए समझते हैं कि किन मामलों में आप अपील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर हाई कोर्ट में किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से पहले जो सजा थी वो चुनौती दे सकते थे आप ऊपरी अदालत में, यानी नए कानून में थोड़ी राहत दी है। इसके अलावा अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा मिलती है तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते हैं आप। वहीं अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो वहां अपराध में 100 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि अगर किसी और सजा के साथ साथ ये भी सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है। चलिए अब समझते हैं कि कैदियों के लिए क्या कुछ बदला है। जो जेल में पहले से कैदी रह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ बदला है। जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के लिए उसके मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कानून की धारा 479 यानी 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों पर मिलेगी। ऐसी कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी जिन्होंने उम्र कैद की सजा वाले अपराध किए हों। इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं।
अगर किसी कैदी को सजाए मौत मिली हो तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा का जेल की सजा मिली होगी, उनकी सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है, जबकि 7 साल या उससे कम सजा वाले दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस कानूनी प्रक्रिया में रखी गई है, महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो अपराध हैं उसके बारे में क्या कहता है ये नया कानून, उसे भी सुनिए। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63 से 99 तक रखा गया है। अब दुष्कर्म को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। रेप की सजा को 64 में बताया गया है। इसके साथ ही गैंग रेप की धारा को 70 में बताया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध जो है वो धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है, जो अच्छी बात है। धारा 77 में स्टॉकिंग को परिभाषित किया गया है। वहीं दहेज हत्या जो धारा है वो 79 है और दहेज प्रताड़ना जो धारा है वो 84 नंबर धारा में बताया गया है। शादी का झांसा या वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बताया गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। इस पूरे धारा को जो मैं आपको बता रहा हूं इसे एक बार आप पढ़िए, समझिए। आगे बात करते हैं। नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में सख्ती की गई। बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में यह प्रावधान और है कि यदि व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म या दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा उसको हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक नहीं रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत का प्रावधान भी किया गया है, मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कत्ल को लेकर इस नए कानून में कैसे परिभाषित किया गया है उसे भी मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा है। शरीर पर चोट लगने वाले अपराधों को धारा नंबर 100 से लेकर 146 तक परिभाषित किया गया है। मर्डर के लिए धारा 103 में बताई गई है। धारा 111 में संगठित अपराध की सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग मामले में 7 साल की कैद, उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आता है कि राजद्रोह या देशद्रोह, ये जो शब्द पे जो चर्चा चल रही थी पिछले दिनों, इस पे भी हम आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है। आईपीसी 124A राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ मामलों को धारा नंबर 147 से 158 में परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वाले के खिलाफ धारा 149 में लगाने वाले प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर लिखकर या बोलकर या संकेतों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह या फूट हो सकता है, देश की एकता को खतरा हो सकता है या उसके अलगाव या भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है, तो ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या 7 साल की सजा है। अब आप जेएनयू में खड़े होकर नहीं बोल सकते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। चलिए अब बात करते हैं आतंकवाद पर। आतंकवाद को भी इस नए कानून में बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। मैं बताता हूं आपको। अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है। इस कारण अब कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा यह निश्चित हो गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा नंबर 113 के मुताबिक जो कोई भारत की एकता,
अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। यह तो हो गया आतंकवाद का परिभाषा। अब समझिए कि आतंकवादी या आतंकी कृत्य क्या क्या है, उसे इस कानून में जोड़ा गया है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा जो शब्द है उसे जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना उसका आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। जाली नोट आप नहीं चला सकते। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा, भले ही वो जो सरकारी अफसर है भ्रष्ट हो। नए कानून के मुताबिक बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसे किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा। अब इस नए कानून के विश्लेषण में जो हमारा वीडियो है उसके अंतिम चरण तक हम पहुंचते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि दया याचिका पर क्या बदलाव नियम लागू हुए हैं। मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है, ये तो आपको पता ही है। और दया याचिका किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति को दया याचिका दायर करने का एक अधिकार होता है। अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी, कभी भी आप कर सकते थे। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा नंबर 472(1) के तहत सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन 30 डेज के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटों के भीतर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार के गृह विभाग को और जेल सुप्रिंटेंडेंट को देनी होगी। ये रही समय सीमा की बात। तो ये थी पूरी जानकारी आज से लागू होने जा रहे नए कानून के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। नमस्कार।